नीले पहाड़ों के उस पार, एक ऐसी जगह जहां जीवन संघर्ष का दूसरा नाम था, वहां मेरे कानों में बचपन से एक ही धुन गूंजती थी। वह धुन, वह गीत जिसके बोल मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन उसका दर्द और उसकी मिठास मेरी रूह में बस गई थी। किसने सोचा था कि एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली लड़की की किस्मत उस एक गीत की वजह से बदल जाएगी। आज दुनिया भर से लोग भारत की ओर देख रहे हैं, लेकिन मेरी यात्रा सिर्फ पेट भरने या पैसे कमाने की नहीं थी। मेरे पास थी तो बस एक पुरानी मटमैली पोटली और मेरी दादी के आखिरी शब्द, एक दिन तुझे समझ आएगा कि यह क्या है और तेरा असली घर कहाँ है। हजारों मील का सफर तय करके जब मैं उस धरती पर उतरी जिसे मेरे पूर्वज अपनी माँ कहते थे, तो मुझे लगा कि मैं किसी सपने में आ गई हूँ। बचपन में कहानियों में सुना था कि भारत सपेरों का देश है, गरीबी है, लेकिन मेरी आंखों के सामने जो नजारा था, उसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और कुछ ही महीनों बाद मुझे वह सुनने को मिला जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। तुम परदेसी नहीं हो बेटी, तुम तो इसी घर की, इसी मिट्टी की खोई हुई संतान हो। 70 साल का वनवास खत्म हुआ और खून के रिश्तों ने फिर से एक दूसरे को पहचान लिया। यह कहानी है आंसुओं की, संघर्ष की और भारत माता की गोद में वापस लौटने की। यह कहानी है मेरी, अंजलि की। नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है। आज मैं गर्व से अपने भारतीय नाम का उपयोग करती हूँ, लेकिन कुछ साल पहले तक मैं एक ऐसे देश में थी जहां मेरा कोई भविष्य नहीं था। मैं एक छोटे से बाजार में फटे हुए जूतों और उम्मीदों के साथ सब्जियां बेचती थी। मेरा परिवार बहुत गरीब था। गरीबी शब्द भी हमारी हालत को बयां करने के लिए छोटा था। सुबह 4 बजे, जब तारे भी आसमान में ऊँघ रहे होते थे, मैं अपनी पुरानी लकड़ी की गाड़ी लेकर मंडी की ओर निकल पड़ती थी। कड़ाके की ठंड में जब हाथ सुन्न हो जाते थे, तब भी मुझे टमाटर और गाजर धोने पड़ते थे ताकि वे ताजे दिखें। मंडी में जगह बनाने के लिए हर रोज लड़ाई होती थी। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो उस दिन की कमाई खत्म समझो। ग्राहक आते थे, मोल भाव करते थे। वे एक एक रुपये के लिए बहस करते और मुझे बस मुस्कुराकर उनकी हर बात माननी पड़ती थी। कभी कभी वे अपमानित करते, कभी सब्जियों में नुस्ख निकालते, लेकिन मेरे पास गुस्सा करने की विलासिता नहीं थी। दिन भर खड़े रहने से पैर सूज जाते थे, लेकिन बैठने का मतलब था ग्राहक को खो देना। जब शाम ढलती और बाजार खाली होने लगता, तो मैं बची हुई सड़ी गली सब्जियां हटाती और जो थोड़ी अच्छी होती उन्हें अगले दिन के लिए बचा लेती। घर लौटते समय मेरे हाथ खाली होते और मन भारी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे बमुश्किल परिवार का एक वक्त का खाना आता था। मेरा घर शहर से दूर एक वीरान बस्ती में था। ईंटों की दीवारें जगह जगह से चटकी हुई थीं और बारिश में छत से पानी टपकना हमारे लिए आम बात थी। बिजली का आना एक त्योहार जैसा लगता था और पानी के लिए हमें मीलों दूर सरकारी नल पर कतार में खड़ा होना पड़ता था। मेरे पिताजी एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करते थे, लेकिन उम्र और बीमारी ने उनकी कमर तोड़ दी थी। वे काम करना चाहते थे, लेकिन शरीर साथ नहीं देता था। दवा के लिए पैसे चाहिए थे और पैसे कमाने के लिए स्वास्थ्य। हम इस बुरे चक्र में फंसे हुए थे। मेरी माँ घर पर ही लोगों के पुराने कपड़े रफू करती थी ताकि घर में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ सके। रात को देर तक सिलाई मशीन की खड़खड़ ही हमारी लौरी थी। मेरे भी सपने थे। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं जानना चाहती थी कि दुनिया कैसी है। मैं व्यापार करना चाहती थी, एक बड़ी दुकान चलाना चाहती थी, लेकिन हकीकत बहुत क्रूर थी। कॉलेज की फीस हमारे पूरे साल की कमाई से भी ज्यादा थी। मेरी सहेलियां एक एक करके शादी करके चली गईं। लोग मुझे भी ताने देते थे, अरे अब तक घर पर बैठी है, शादी क्यों नहीं करती? लेकिन मैं उस गरीबी से निकलकर दूसरी गरीबी में नहीं जाना चाहती थी। मैं अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहती थी। मेरे इस अंधेरे जीवन में रोशनी की बस एक ही किरण थी, मेरी दादी। जब मैं 15 साल की थी, तब वे हमें छोड़कर चली गईं, लेकिन उनकी यादें आज भी मेरे साथ थीं। वे अक्सर एक अजीब सा गीत गुनगुनाती थीं। वह भाषा न तो हमारी थी, न ही आसपास के किसी देश की। वह कुछ अलग थी, पवित्र थी। मुझे शब्द याद नहीं थे, लेकिन वह धुन मेरे दिल में छप गई थी। जब भी दादी वह गीत गाती, उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगते थे। ऐसा लगता था जैसे वे किसी को पुकार रही हैं, कहीं वापस जाना चाहती हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा था, दादी, यह गीत आपने कहां से सीखा? यह इतना उदास क्यों है? दादी ने कांपते हाथों से मेरे सिर पर हाथ फेरा और आसमान की ओर देखते हुए कहा, बेटी, यह गीत मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। यह उस धरती का गीत है जहां से हम आए हैं। वह धरती जहां नदियां भी माँ होती हैं और सूरज देवता होता है। इसके आगे वे कभी कुछ नहीं बताती थीं। अतीत के बारे में पूछने पर वे चुप हो जाती थीं, जैसे कोई गहरा जख्म हो जिसे कुरेदने पर दर्द होता हो। मरने से पहले दादी ने मुझे अपने पास बुलाया।
उनकी सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक छोटी मटमैली पोटली निकाली। वह कपड़ा बहुत पुराना था, शायद रेशम का रहा होगा कभी, लेकिन अब बस धागे बचे थे। उन्होंने वह पोटली मेरे हाथ में रखते हुए कहा, अंजलि, इसे हमेशा संभाल कर रखना। यह सिर्फ कपड़ा नहीं है, यह हमारी पहचान है। एक दिन आएगा जब तुझे पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है। और याद रखना, जब भी रास्ता भटक जाओ, अपने खून की पुकार सुनना। वह उनकी आखिरी नसीहत थी। मैं उस कपड़े को हमेशा अपने पास रखती थी। उस पर कुछ सुनहरे धागों से कढ़ाई की गई थी और कोने में एक अक्षर लिखा था जिसे मैं पढ़ नहीं सकती थी। बाजार में जब कोई ग्राहक बदतमीजी करता या जब मैं बहुत थक जाती, तो मैं जेब में हाथ डालकर उस कपड़े को छू लेती। मुझे ऐसा लगता जैसे दादी मेरे साथ हैं, मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक तूफान आया, लेकिन यह तूफान तबाही नहीं, बदलाव लाया। मेरी पुरानी सहेली नादिया, जो कई महीनों से गायब थी, अचानक बाजार में मिली। लेकिन यह वह नादिया नहीं थी जिसे मैं जानती थी। उसके कपड़े नए थे, चेहरा चमक रहा था और हाथों में एक महंगा मोबाइल था। उसने मुझे देखकर गले लगाया। अंजलि, तुम अभी भी यहीं हो? उसने पूछा। मैंने हैरानी से पूछा, नादिया, तुम कहाँ थी? तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और मुझे कुछ तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरें देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। विशाल हरे भरे खेत, बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें और खुशहाल लोग। मैं भारत गई थी, अंजलि, काम के सिलसिले में। वहां खेती का काम सीखा और पैसे भी कमाए। देखो, 6 महीने में मैंने इतना कमा लिया जितना यहां हम 2 साल में नहीं कमा सकते। भारत? मैंने अविश्वास से पूछा। वही सपेरों वाला देश? नादिया जोर से हंसी। अंजलि, तुम किस जमाने में जी रही हो? भारत अब दुनिया की महाशक्ति है। वहां के शहर हमारे शहरों से 100 गुना आगे हैं। वहां की तकनीक, वहां के लोग, सब कुछ अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात, वे लोग बहुत दयालु हैं। वे तुम्हें मजदूर नहीं, इंसान समझते हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। नादिया की बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं। क्या सच में ऐसा कोई देश है? क्या सच में मैं अपने पिता का इलाज करवा सकती हूँ? क्या हम इस गरीबी के दलदल से निकल सकते हैं? मैंने दादी की दी हुई पोटली निकाली और उसे सीने से लगा लिया। अचानक मेरे मन में दादी का वह गीत गूंजने लगा। क्या दादी उसी देश की बात करती थी? क्या नदियां भी मां होती हैं वाला देश भारत ही है? मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए कहा, हाँ। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया। डर था, घबराहट थी, एक अनजान देश जिसकी भाषा मैं नहीं जानती, जहां मेरा कोई नहीं, वहां मैं कैसे रहूंगी? लेकिन रुकने का मतलब था घुट घुट कर मरना। मैंने नादिया की मदद से एक एजेंट से संपर्क किया जो मजदूरों को भारत भेजता था। प्रक्रिया लंबी थी, पासपोर्ट बनवाना, वीजा के लिए धक्के खाना और सबसे मुश्किल पैसे का इंतजाम करना। हमने अपनी बची खुची जमा पूंजी लगा दी। मां ने अपनी शादी की बालियां बेच दी। पिताजी ने मना किया, बेटी परदेश में अकेली कैसे रहेगी? लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, मैं जा रही हूं ताकि आप आराम कर सकें। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आखिरकार वह दिन आ गया। हवाई जहाज में बैठते वक्त मेरा दिल गले में आ गया था। जब जहाज ने उड़ान भरी और मेरा गांव नीचे छोटा होता गया, तो मैंने मन ही मन दादी को याद किया। दादी, मैं जा रही हूं, पता नहीं कहां, लेकिन शायद वहीं जहां आप जाना चाहती थी। घंटों के सफर के बाद जब पायलट ने घोषणा की कि हम नई दिल्ली उतरने वाले हैं, तो मैंने खिड़की से नीचे देखा। रात का समय था और नीचे की जमीन तारों की तरह चमक रही थी। रोशनी का ऐसा समंदर मैंने कभी नहीं देखा था। यह वह गरीब देश नहीं लग रहा था जिसके बारे में मैंने सुना था। यह तो रोशनी का त्योहार लग रहा था। हवाई अड्डे के अंदर कदम रखते ही मैं स्तब्ध रह गई। इतना विशाल भवन, इतनी सफाई और इतनी आधुनिकता। फर्श शीशे की तरह चमक रहा था। हजारों लोग तेजी से इधर उधर जा रहे थे, लेकिन सब कुछ कितना व्यवस्थित था। मैंने स्वचालित सीढ़ियां, बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड देखे। मुझे लगा मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूं। हमारी तरफ के लोग कहते थे कि भारत पिछड़ा है, लेकिन यहां आकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहां की हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी, एक आत्मविश्वास था। इमिग्रेशन काउंटर पर मेरे हाथ कांप रहे थे। अधिकारी ने मेरा पासपोर्ट देखा और हिंदी में कुछ पूछा। मुझे समझ नहीं आया तो मैं घबरा गई। तभी उन्होंने बहुत ही विनम्रता से अंग्रेजी में पूछा, जो मुझे थोड़ी बहुत आती थी, भारत में आपका स्वागत है। आप यहाँ काम के लिए आई हैं? उनकी आवाज में सख्ती नहीं, अपनापन था। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने स्टैंप लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, शुभकामनाएं, जय हिंद। वह मुस्कान मेरे लिए बहुत बड़ी तसल्ली थी। बाहर निकलते ही मुझे लेने आए,
ठेकेदार का आदमी मिला। बस में बैठकर हम अपने गंतव्य हरियाणा के एक गांव की ओर बढ़े। रास्ते में मैंने जो देखा उसने मेरा मुंह खुला का खुला रख दिया। चौड़ी चौड़ी सड़कें जिन पर गाड़ियां हवा से बातें कर रही थीं, गगनचुंबी इमारतें जो बादलों को छू रही थीं, मेट्रो ट्रेन जो सांप की तरह तेजी से गुजर रही थी। यह वह भारत था जिसे दुनिया अभी पहचान रही थी, एक जागता हुआ शेर। लेकिन असली आश्चर्य तो तब हुआ जब हम ढाबे पर रुके। मैंने देखा कि लोग जेब से बटुआ नहीं निकाल रहे थे, बल्कि अपने मोबाइल फोन से एक कोड स्कैन करके भुगतान कर रहे थे। एक सब्जी वाला, एक रिक्शा वाला, सब के सब मोबाइल से पैसे ले रहे थे। मेरे देश में तो बड़े दुकानों में भी यह सुविधा नहीं थी, और यहाँ सड़क किनारे बैठा आदमी भी डिजिटल था। भारत की तरक्की देखकर मेरा सीना गर्व से फूलने लगा। हालांकि तब तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरा इस देश से क्या रिश्ता है। मुझे बस इतना महसूस हुआ कि यह देश कमजोर नहीं है, यह देश महान है। सफर लंबा था। शहर पीछे छूट गए और हरे भरे खेत आने लगे। यहाँ की मिट्टी की खुशबू अलग थी। जैसे ही मैंने बस की खिड़की खोली, गीली मिट्टी की सौंधी महक ने मेरे अंदर कुछ जगा दिया। ऐसा लगा जैसे यह खुशबू मुझे पहचानती है। हम जिस गांव में पहुंचे वह भी किसी अजूबे से कम नहीं था। पक्के मकान, हर घर में बिजली, पक्की सड़कें। मुझे लगा था कि मैं किसी पिछड़े इलाके में जा रही हूं, लेकिन यहां तो खेतों में भी तकनीक थी। मुझे और मेरे साथियों को एक बड़े फार्म हाउस के पास बने क्वार्टर में ठहराया गया। वह जगह साफ सुथरी थी। हमें खाना दिया गया, दाल, चावल, रोटी और सब्जी। जब मैंने पहला निवाला खाया तो मेरी आंखों में पानी आ गया। मसालों का वह स्वाद, वह तीखापन, वह अपनापन। ऐसा लगा जैसे मेरी जीभ इस स्वाद को सदियों से जानती है, बस भूल गई थी। दादी कभी कभी ऐसे ही मसाले कूटती थीं, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। काम मुश्किल था। हमें खेतों में बुवाई और कटाई का काम करना था। सूरज की तपिश यहां बहुत तेज थी। पहले दिन जब मैं खेत में उतरी तो मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। पसीना बह रहा था, कमर टूट रही थी। भाषा की समस्या सबसे बड़ी थी। मैं इशारों में बात करती थी। साथ काम करने वाली औरतें आपस में हंसती बोलती थीं और मैं चुपचाप अपना काम करती थी। अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता था। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटती तो घर की बहुत याद आती थी। माँ, पिताजी कैसे होंगे? क्या मैंने सही फैसला लिया? मैं रोज रात को दादी की पोटली निकालकर उससे बातें करती। दादी, आप सही थीं। यह देश अद्भुत है, लेकिन क्या यहाँ मेरे लिए कोई जगह है? और फिर खुद को तसल्ली देने के लिए मैं वही गीत गुनगुनाने लगती जो दादी गाती थी। वह धुन ही मेरा एकमात्र सहारा थी। एक हफ्ता बीत गया। धीरे धीरे मुझे काम की आदत होने लगी। मैंने देखा कि यहाँ के किसान कितने मेहनती और समझदार हैं। वे सिर्फ हल नहीं चलाते थे, वे मौसम की जानकारी मोबाइल पर देखते थे, वे मिट्टी की जांच करवाते थे। उनकी समझदारी देखकर मैं दंग रह गई। वे अनपढ़ नहीं, वे धरती के वैज्ञानिक थे। एक दिन दोपहर के समय हम सब पेड़ की छांव में सुस्ता रहे थे। बाकी मजदूर सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी, हाथ में दादी का वह पुराना कपड़ा लिए धीरे धीरे वह गीत गुनगुनाने लगी। मेरी आंखें बंद थीं और मैं उस धुन में खो गई थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने घबराकर आंखें खोली। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। सफेद कुर्ता, पजामा, सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी और चेहरे पर एक ऐसा तेज जो सूरज को भी मात दे दे। उनकी आंखों में रौब भी था और करुणा भी। वे इस गांव के सरपंच थे जिनका सब बहुत सम्मान करते थे। मैं डर के मारे खड़ी हो गई। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या काम के वक्त आराम करने पर वे नाराज होंगे? मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सरपंच जी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कांपती हुई आवाज में पूछा, बेटी, यह गीत तूने कहां से सीखा? उनकी हिंदी बहुत शुद्ध और भारी थी, लेकिन मुझे भाव समझ आ गए। मैं डरते डरते बोली, जी, मेरी दादी गाती थी। मेरी टूटी फूटी हिंदी सुनकर वे चौंक गए। तेरी दादी? उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। कहाँ की थी तेरी दादी? और यह कपड़ा, ये तेरे हाथ में क्या है? मैंने वह पुराना फटा हुआ रेशमी कपड़ा उनकी तरफ बढ़ाया। सरपंच जी ने उसे हाथ में लिया। उनके बूढ़े हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से चश्मा निकाला और उस कपड़े को ध्यान से देखा। फिर उनकी नजर उस कोने पर पड़ी जहां वह धुंधला सा अक्षर लिखा था। जैसे ही उन्होंने वह अक्षर देखा, उनके हाथ से लाठी छूट गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे वहीं जमीन पर बैठ गए, उस कपड़े को अपने माथे से लगा लिया। हे राम, हे मेरे परमात्मा, वे बुदबुदाए। मैं घबरा गई। क्या हुआ बाबा? क्या यह आपका है? उन्होंने भीगी हुई आंखों से मेरी ओर देखा। बेटी, तुझे पता भी है कि यह क्या है?
यह बनारसी साड़ी का टुकड़ा है और इस पर जो कढ़ाई है, यह मेरे परिवार की, मेरे घराने की खास निशानी है। यह तो 70 साल पहले खो गई थी। सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे रुक गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, तेरी दादी का नाम? क्या तेरी दादी के नाम में सु आता था? सुमित्रा, सुशीला। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दादी, दादी का नाम हम सुमी कहते थे, लेकिन वे कहती थी उनका पूरा नाम बहुत सुंदर था जो वे भूल गई थी। सरपंच जी ने मुझे गले लगा लिया। एक अनजान विदेशी मजदूर को गांव के सबसे बड़े आदमी ने अपनी छाती से लगा लिया था। वह सुमी नहीं, सुमित्रा थी, मेरी बड़ी बहन, जो बंटवारे के वक्त मेले में खो गई थी। हम उसे सारी जिंदगी ढूंढते रहे और आज आज वह इस रूप में वापस आई है। उस पल मुझे लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे की धरती ने मुझे जकड़ लिया हो। मैं अंजलि एक विदेशी मजदूर नहीं थी, मैं इसी मिट्टी का अंश थी। मैं घर आ गई थी। उस पल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे समय जैसे थम गया था। सरपंच जी, जिन्हें पूरा गांव काका सा कहकर बुलाता था, मेरी दादी के पुराने कपड़े को सीने से लगाए बच्चों की तरह रो रहे थे। उनकी आंखों में 70 साल का इंतजार पिघल रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस देश में मैं एक अजनबी, एक मजदूर बनकर आई थी, वहां कोई मेरे लिए इस तरह आंसू बहाएगा। काका सा ने अपने आंसू पोंछे और कांपते हाथों से मेरा चेहरा थाम लिया। बिल्कुल वही आंखें, वही माथा। सुमित्रा भी ऐसी ही दिखती थी जब वह आखिरी बार घर से निकली थी। उन्होंने भर्राई हुई आवाज में कहा, चल बेटी, घर चल। आज मेरे घर में दिवाली होगी। आज मेरी खोई हुई बहन वापस आई है। उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कोई पिता अपनी छोटी बच्ची का हाथ पकड़ता है, डरते हुए कि कहीं वह फिर से मेले में खो न जाए। हम खेत की पगडंडियों से होते हुए उनके घर की ओर बढ़े। रास्ते में जो भी मिलता, काका सा उसे गर्व से बताते, देखो, देखो कौन आया है। यह मेरी सुमित्रा की पोती है, मेरी बेटी है। लोग हैरानी से देखते, फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाते। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जब तक हम उनकी हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे तक पहुंचे, आधा गांव वहां जमा हो चुका था। हवेली, यह शब्द भी उस घर के लिए छोटा था। वह ईंट और पत्थर का बना एक किला था जिसकी दीवारों पर इतिहास लिखा था। आंगन में तुलसी का पौधा और गायों के रंभाने की आवाज ने मुझे एक अजीब सी शांति दी। दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन तेज ऐसा कि नजर न ठहरे। वे सरपंच जी की पत्नी थीं, बड़ी मां। सरपंच जी ने जोर से आवाज लगाई, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, देख तो सही कौन आया है। थाली सजा, दीपक जला, हमारे घर लक्ष्मी आई है। बड़ी मां ने पहले मुझे देखा, फिर सरपंच जी के हाथ में वह पुराना कपड़ा देखा। उन्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। औरत का दिल बिन कहे सब समझ जाता है। वे दौड़कर मेरे पास आईं और मुझे गले लगा लिया। उस आलिंगन में जो गर्मी थी, वह मुझे दुनिया के किसी भी रजाई में नहीं मिली थी। वह मेरे अपने खून की गर्मी थी। मेरी बच्ची, इतने साल कहाँ थी तू? वे सिसकते हुए बोली, तेरी दादी को हमने कितना ढूंढा, मंदिरों में मन्नतें मांगी, आज भगवान ने सुन ली। मेरा स्वागत किसी राजकुमारी की तरह हुआ। बड़ी मां ने तुरंत पीतल की थाली में कुमकुम और चावल सजाए, मेरे माथे पर लाल टीका लगाया और मेरी आरती उतारी। जब उन्होंने चावल का कलश मेरे पैरों से गिराकर गृह प्रवेश करवाया, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी मंदिर में प्रवेश कर रही हूं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, यह मुझे यह बताने का तरीका था कि अब मैं बाहरी नहीं, इस घर का हिस्सा हूं। अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फिर भर आईं। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक तस्वीर में एक छोटा लड़का और एक लड़की साथ खड़े थे। वह लड़की हूबहू मेरी दादी जैसी दिखती थी। यह है तेरी दादी सुमित्रा, काका सा ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। बंटवारे के वक्त भगदड़ मची थी। हम सब अलग हो गए। हम इधर आ गए और वह सरहद के उस पार चली गई। हमें लगा था वह मर गई होगी, लेकिन दिल कहता था कि वह जिंदा है। शाम को दावत हुई, ऐसी दावत जो मैंने सपने में भी नहीं देखी थी। मेरे देश में हम रूखी रोटियां खाते थे, यहाँ थालियां व्यंजनों से भरी थीं। मक्के की रोटी, सरसों का साग, सफेद मक्खन का बड़ा सा गोला, दाल मखनी और खीर। बड़ी माँ अपने हाथों से मुझे खिला रही थी। खा ले बेटी, तू बहुत कमजोर हो गई है, वहां परदेश में तुझे ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा, वे ममता से बोल रही थी। खाने का स्वाद, हे भगवान, हर निवाले में प्यार था। वह मसाले, वह घी की खुशबू, यह सब मेरे अंदर की भूख को मिटा रहे थे, न सिर्फ पेट की बल्कि आत्मा की भूख को। मैंने खाते खाते रोना शुरू कर दिया। बड़ी माँ ने अपने पल्लू से मेरे आंसू पोंछे। रो मत पगली, अब तू अपने घर में है, अब तुझे कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। रात को जब सब मेहमान चले गए,
काका सा ने मुझे अपने पास बैठाया। बेटी, अब तू यहां से कहीं नहीं जाएगी। ये तेरा घर है, ये जमीन तेरी है। लेकिन वे थोड़ा गंभीर हो गए। हमें दुनिया को साबित करना होगा कि तू हमारी है, कानूनी तौर पर। मैं नहीं चाहता कि कल को कोई पुलिस वाला या अफसर आकर तुझे परेशान करे। हम तुझे भारत की नागरिकता दिलाएंगे। अगले दिन हम शहर के लिए निकले। मेरे मन में एक डर था। मैंने सुना था कि सरकारी काम बहुत मुश्किल होते हैं, अफसर रिश्वत मांगते हैं और गरीबों की कोई नहीं सुनता। मेरे पुराने देश में एक छोटा सा कागज बनवाने के लिए महीनों लग जाते थे। मैं डर रही थी कि कहीं यहां भी मुझे धक्के न खाने पड़े। लेकिन भारत बदल चुका था। हम जिला कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे। इमारत नई और चकाचक थी। बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, जन सेवा केंद्र। काका सा मुझे लेकर अंदर गए। वहां कंप्यूटरों की कतारें थीं और लोग शांति से काम कर रहे थे। एक युवा अधिकारी जिसने खादी का कुर्ता पहना था ने हमें नमस्ते किया। काका सा ने उन्हें सारी बात बताई, मेरी दादी की कहानी, वह पुराना कपड़ा और मेरी वापसी। मुझे लगा अधिकारी सबूत मांगेंगे, दस्तावेज मांगेंगे जो मेरे पास नहीं थे। लेकिन उस अधिकारी ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, काका सा, कानून अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर है। भारत सरकार ने ऐसे ही बिछड़े हुए लोगों के लिए नए नियम बनाए हैं। हमारे पास अब डिजिटल रिकॉर्ड हैं। हम पुराने जमीन के रिकॉर्ड निकालेंगे। उसने अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया। कुछ ही मिनटों में उसने एक पुरानी पीली पड़ चुकी फाइल की स्कैन की हुई कॉपी स्क्रीन पर दिखाई। यह देखिए, उसने उत्साह से कहा, 1945 का जमीन का रिकॉर्ड। इसमें आपके पिताजी के नाम के साथ सुमित्रा देवी का नाम भी दर्ज है। यह रहा सबूत कि आपकी दादी इसी परिवार की थी। मैं हैरान रह गई। मेरे देश में जहां आज के रिकॉर्ड नहीं मिलते, वहां भारत ने 70 साल पुराने कागजात कंप्यूटर में संभाल कर रखे थे। यह थी भारत की शक्ति। यह था डिजिटल इंडिया जिसका जिक्र नादिया ने किया था। अधिकारी ने तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे और ओसीआई ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के लिए अर्जी देंगे। आप चिंता नहीं करें बहन, अब आप अपने देश में हैं। प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा। दफ्तर से बाहर निकलते वक्त मेरा सिर गर्व से ऊंचा था। मैंने सोचा था मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, लेकिन यहां तो सरकार बाहें फैलाकर मेरा इंतजार कर रही थी। उस अधिकारी का व्यवहार, वह तत्परता, वह सम्मान, उसने मेरे दिल में भारत के लिए इज्जत को और बढ़ा दिया। यह देश सिर्फ अमीर नहीं हो रहा था, यह देश समझदार और संवेदनशील भी था। अगले कुछ हफ्ते मेरे जीवन के सबसे सुनहरे दिन थे। मुझे भारतीय संस्कृति के रंगों में रंगा जाने लगा। बड़ी माँ ने मुझे साड़ी पहनना सिखाया। जब मैंने पहली बार वह रेशमी साड़ी पहनी और आईने में खुद को देखा, तो मुझे वह सब्जी बेचने वाली लड़की नहीं दिखी। मुझे एक भारतीय नारी दिखी, मजबूत और सुंदर। सुबह सुबह मैं बड़ी माँ के साथ गांव के मंदिर जाती। मंदिर की घंटी की आवाज और मंत्रों के उच्चारण से मेरे मन को जो शांति मिलती, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने सीखा कि कैसे बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। यह झुकना गुलामी नहीं थी, यह संस्कार था। यह बड़ों के अनुभव और त्याग का सम्मान था। एक दिन काका सा मुझे अपने खेतों पर ले गए, लेकिन इस बार मैं मजदूर बनकर नहीं, बेटी बनकर गई थी। खेत मीलों तक फैले थे, सोना उगलती हुई धरती। यह देख बेटी, काका सा ने लहलहाती हुई फसलों की ओर इशारा किया। हमारे पूर्वजों ने खून पसीना बहाकर इसे सींचा है, लेकिन आज, उन्होंने गर्व से कहा, आज हम सिर्फ पसीना नहीं, दिमाग भी लगाते हैं। मैंने देखा कि खेतों के ऊपर एक छोटी सी मशीन उड़ रही थी। यह क्या है काका सा? मैंने पूछा। यह किसान ड्रोन है, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह ऊपर से दवा छिड़कता है और देखता है कि किस पौधे को पानी चाहिए और किसे नहीं। पहले हम अंदाजे से खेती करते थे, अब हम विज्ञान से खेती करते हैं। सरकार ने हमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मिट्टी को क्या चाहिए। इसी वजह से आज भारत न केवल अपना पेट भरता है, बल्कि दुनिया को भी अनाज खिलाता है। मैं मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। मेरे देश में हम पुराने जंग लगे औजारों से जमीन खोदते थे और यहाँ का किसान ड्रोन उड़ा रहा था। मैंने देखा कि खेतों में सौर ऊर्जा, सोलर पैनल से चलने वाले पंप लगे थे। बिजली की कोई चिंता नहीं, नहरों का जाल बिछा था। यह खेती नहीं, यह एक उद्योग था, एक कला थी। उसी शाम गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। काका सा ने मेरा परिचय सबसे करवाया। भाइयों, यह अंजलि है, अब यह भी खेती सीखेगी। यह पढ़ी लिखी है, इसमें लगन है। एक बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन काका, यह तो शहर की हवा खाकर आई है, यह क्या मिट्टी में हाथ गंदा करेगी? मैंने आगे बढ़कर सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी टूटी फूटी लेकिन साफ हिंदी में कहा, बाबा, जिस मिट्टी से मैं बनी हूं, उसे छूना गंदा होना नहीं, पवित्र होना है।
मैं यहाँ सिर्फ रहने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ मेहनत करने आई हूँ। मैंने अपने देश में गरीबी देखी है, भूखमरी देखी है। मैं जानती हूँ कि अनाज की एक एक दाने की क्या कीमत होती है। मैं काकासा से और आप सबसे सीखना चाहती हूँ। मैं भारत की बेटी बनकर दिखाऊंगी। मेरी बात सुनकर सबकी तालियां गूंज उठीं। काकासा की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। कुछ महीनों बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन था, जब डाकिया घर आया और एक सरकारी लिफाफा मेरे हाथ में दिया। उसमें मेरा भारतीय पहचान पत्र था। उस पर लिखा था अंजलि, पुत्री भारत माता। प्रतीकात्मक रूप से अब मैं कानूनी तौर पर इस महान देश का हिस्सा थी। मैंने वह कार्ड लेकर सबसे पहले मंदिर में माथा टेका, फिर दादी की पुरानी पोटली के पास रखा। दादी, देखो, तुम वापस नहीं आ पाई, लेकिन तुमने मुझे पहुंचा दिया। अब मैं परदेसी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। नागरिकता मिलना तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। मुझे खुद को साबित करना था। मुझे दिखाना था कि मैं सिर्फ एक वारिस नहीं, बल्कि एक रक्षक हूं। मैंने काकासा से कहा, काकासा, मुझे खेती के गुर सिखाइए। मुझे वह सब सीखना है जो भारत को महान बनाता है। और इस तरह मेरी नई यात्रा शुरू हुई, एक किसान बनने की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां मैंने सीखा कि भारत सिर्फ मंदिरों और त्योहारों का देश नहीं है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, जहां हर खेत एक फैक्ट्री है और हर किसान एक उद्यमी। नागरिकता का कागज मिलना मंजिल नहीं थी, वह तो बस एक चाबी थी उस ताले की, जिसे खोलकर मुझे अपनी तकदीर खुद लिखनी थी। अब मैं सिर्फ काकासा की खोई हुई बेटी नहीं रहना चाहती थी। मैं यह साबित करना चाहती थी कि भारत की मिट्टी में वह जादू है जो एक साधारण से बीज को भी विशाल वट वृक्ष बना सकता है। मैंने काकासा से कहा था कि मुझे सीखना है, और मैंने सीखा। दिन रात एक कर दिया। जब पूरा गांव सोता था, मैं अपने खेत में खड़ी होकर मिट्टी की नमी जांचती थी। मैंने सीखा कि मेरे पूर्वज हल कैसे चलाते थे, लेकिन मैंने यह भी सीखा कि आज का नया भारत कैसे खेती करता है। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में दाखिला लिया। वहां के वैज्ञानिकों ने मुझे वह बातें बताईं जो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उन्होंने मुझे सिखाया कि जमीन मां है, उसे रसायनों से जहर मत दो, उसे जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैन्योर दो। मैंने सीखा कि कैसे कम पानी में ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई के जरिए रेगिस्तान में भी फूल खिलाए जा सकते हैं। मेरे देश में पानी के लिए युद्ध होते थे। यहाँ भारत में सरकार ने खेतों तक पाइपलाइन बिछा दी थी, और जहां पाइपलाइन नहीं थी, वहां सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सूरज की रोशनी को पानी में बदल रहे थे। यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, यह भारत की दूरदर्शिता थी। मेरी पहली बड़ी परीक्षा तब आई जब मैंने अपनी जमीन पर पारंपरिक गेहूं और धान के अलावा कुछ नया उगाने का फैसला किया। मैंने काले चावल, ब्लैक राइस और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती करने की सोची। गांव के कुछ लोग हंसे, अरे, यह विदेशी लड़की क्या जाने हमारी जमीन का मिजाज, यहां तो सदियों से गेहूं ही उगता है, वे कहते थे। लेकिन काकासा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा, दुनिया बदलने वाले को पहले पागल ही कहा जाता है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। मैंने अपनी जमा पूंजी और सरकार की मुद्रा योजना से मिला लोन लगाकर काम शुरू किया। हाँ, भारत में एक महिला को, एक किसान को बिना किसी जेवर को गिरवी रखे बैंक लोन दे रहा था। यह मेरे लिए अकल्पनीय था। उस पैसे से मैंने एक पॉली हाउस बनवाया, एक ऐसा घर जहां मौसम को नियंत्रित किया जा सकता था। महीने बीतते गए। मैंने अपनी फसलों को बच्चों की तरह पाला। जब पहली फसल तैयार हुई तो वह देखने लायक थी। काले चावल की बालियां हवा में ऐसे झूम रही थीं जैसे वे मेरी मेहनत का जश्न मना रही हों। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, इसे बेचना। पुराने जमाने में किसान को मंडी में सेठों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था, लेकिन यह नया भारत था। मैंने अपना फोन निकाला और सरकार के ई नाम पोर्टल पर अपनी फसल की तस्वीरें और विवरण डाल दिया। यह एक डिजिटल बाजार था जहां पूरा देश मेरा ग्राहक था। कुछ ही घंटों में मुझे दक्षिण भारत के बैंगलोर से, पश्चिम के मुंबई से व्यापारियों के संदेश आने लगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशनखोरी नहीं, मेरी फसल, मेरा दाम। जब मेरे खाते में पैसे आए सीधे, बिना किसी कटौती के, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह थी डिजिटल इंडिया की ताकत। एक बटन दबाया और मेरी किस्मत बदल गई। मेरी सफलता ने गांव वालों का मुंह बंद कर दिया। जो लोग कल तक हंसते थे, आज वे मेरे पास सलाह लेने आने लगे। बेटी, ये तूने कैसे किया? हमें भी सिखाओ, वे कहते। मैंने अपने खेत को एक पाठशाला बना दिया। मैंने गांव की औरतों को इकट्ठा किया। वे सिर्फ घर का काम करती थीं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि वे भी कमा सकती हैं। हमने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया।
हम अपनी उगाई हुई हल्दी और मिर्च को पीसकर सुंदर पैकेट में पैक करके शुद्ध भारतीय मसाले के नाम से बेचने लगे। हमारा ब्रांड छोटा था, लेकिन सोच बड़ी थी। मेक इन इंडिया का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा था, हम उसे अपने छोटे से गांव में जी रहे थे। एक दिन मेरे पास एक ऐसा फोन आया जिसने मेरे जीवन का चक्र पूरा कर दिया। वह फोन नादिया का था, मेरी वही सहेली जिसने मुझे भारत का रास्ता दिखाया था। वह अब भी हमारे पुराने देश में थी। अंजलि, उसकी आवाज में उत्तेजना थी। यहां बाजार में एक नई तरह की हल्दी और चावल आए हैं। लोग पागल हो रहे हैं, कहते हैं यह भारत से आया है और इसमें जादू है। मैंने पैकेट देखा, उस पर तुम्हारा नाम लिखा था। क्या यह सच में तुम हो? मेरा गला रुंध गया। हाँ नादिया, यह मेरी ही मेहनत है। अंजलि, यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी तुम्हारा माल मंगवाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि भारत की चीजों में जो गुणवत्ता है, जो स्वाद है, वह दुनिया में कहीं नहीं। क्या तुम हमें और भेज सकती हो? उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने खिड़की से बाहर चमकते हुए चांद को देखा। जिस देश से मैं कभी खाली हाथ, भूखी और लाचार होकर निकली थी, आज मैं उसी देश को अनाज और मसाले भेज रही थी। मैं अब मांगने वाली नहीं, देने वाली बन गई थी। और यह चमत्कार किसने किया? मेरी मां भारती ने। इस देश ने मुझे सिर्फ शरण नहीं दी, इसने मुझे शक्ति दी। मैंने अपनी पहली निर्यात खेप, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट तैयार की। बड़े बड़े ट्रकों में सामान लदा। उन बोरियों पर बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, भारत का उत्पाद। जब वे ट्रक गांव से निकले तो काका सा की आंखों में जो चमक थी, वह किसी भी मेडल से बड़ी थी। मेरी सुमित्रा की पोती ने आज हमारा नाम रोशन कर दिया, उन्होंने कहा। रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा कि कैसे किसान रेल खड़ी थी। विशेष रूप से किसानों का सामान जल्दी और सुरक्षित पहुंचाने के लिए मालगाड़ी ने सीटी बजाई और चल पड़ी। वह सिर्फ सामान नहीं ले जा रही थी, वह भारत की खुशबू, भारत का स्वाभिमान दुनिया के दूसरे कोने तक ले जा रही थी। समय बीतता गया। मेरा छोटा सा काम अब एक बड़ा व्यवसाय बन चुका था, लेकिन मैंने अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। मैंने अपने मुनाफे से गांव में एक स्कूल बनवाया, सुमित्रा देवी विद्या मंदिर। मैं चाहती थी कि गांव की हर बेटी पढ़े, लिखे और तकनीक को समझे। मैं उन्हें बताती कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो दूसरों की मदद का इंतजार करे। अब भारत वह देश है जो दुनिया को दिशा दिखाता है। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया डरी हुई थी, तब हमारे देश ने वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया को दवाइयां भेजी। हम विश्व गुरु थे और हैं। यह बात मैं हर बच्चे के दिल में बिठाना चाहती थी। एक दिन दिल्ली से मुझे निमंत्रण आया। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर मुझे अपनी कहानी सुनाने के लिए बुलाया गया था। वह मंच बहुत बड़ा था। सामने हजारों लोग बैठे थे, मंत्री, बड़े अधिकारी और दुनिया भर से आए भारतीय। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मेरे पैर थोड़े कांपे, लेकिन जैसे ही मैं माइक के सामने खड़ी हुई और मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, मेरा डर गायब हो गया। मेरे पीछे तिरंगा लहरा रहा था, वह तिरंगा जो अब मेरी पहचान था। मैंने बोलना शुरू किया, शुद्ध हिंदी में, दिल की गहराई से, नमस्ते, मेरा नाम अंजलि है। कुछ साल पहले तक मैं एक ऐसे देश में थी जहां मेरा कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। मैं एक रिफ्यूजी थी। लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूं कि मैं भारतीय हूं। सभागार में तालियां गूंजी। लोग पूछते हैं कि भारत में ऐसा क्या खास है। मैं उन्हें बताती हूं, मैं उस जगह से आई हूं जहां एक रोटी के लिए लड़ना पड़ता था, और यहां सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देती है ताकि कोई भूखा न सोए। यह है मेरा भारत। मैं उस जगह से आई हूं जहां बीमार होने का मतलब था मौत का इंतजार करना, और यहां भारत ने आयुष्मान भारत कार्ड दिया, जिससे गरीब से गरीब आदमी भी बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकता है। यह है मेरा भारत। मैं उस जगह से आई हूं जहां सड़कें टूटी हुई थीं और बिजली एक सपना थी, और आज मैं अपने गांव से शहर तक उस एक्सप्रेसवे पर सफर करती हूं जो हवाई पट्टी जैसा दिखता है। मैं अपने खेत में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में वीडियो कॉल कर सकती हूं, क्योंकि भारत का डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। यह है मेरा भारत। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और सामने बैठे दर्शकों की आंखों से भी। मेरे पूर्वज 70 साल पहले इस मिट्टी से बिछड़ गए थे। वे तड़पते हुए मर गए कि काश एक बार अपने वतन की हवा में सांस ले पाते। आज उनकी ओर से मैं इस मिट्टी को नमन करती हूं। भारत ने मुझे सिर्फ नागरिकता नहीं दी, इसने मुझे मेरा आत्मसम्मान लौटाया है। इसने मुझे सिखाया है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारी जड़ें, हमारे संस्कार और हमारा धर्म हमें हमेशा जोड़े रखता है। आज मैं एक सफल किसान हूं। मैं दुनिया को अनाज भेज रही हूं, लेकिन यह मेरी सफलता नहीं है। यह उस सिस्टम की सफलता है, उस नेतृत्व की सफलता है जिसने यह माहौल बनाया, जिसने एक बेसहारा लड़की को आत्मनिर्भर बनाया। आज दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देखती है,
क्योंकि हम सिर्फ अपनी तरक्की नहीं चाहते, हम वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है में विश्वास रखते हैं। मैं अपनी बात खत्म करते हुए बस इतना कहूंगी, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप दुनिया के सबसे किस्मत वाले इंसान हैं। इस मिट्टी की कद्र करो, इसकी ताकत को पहचानो, क्योंकि दुनिया में देश बहुत हैं, लेकिन भारत सिर्फ एक है। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से छत गूंज उठी। लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। काका सा, जो पहली पंक्ति में बैठे थे, रो रहे थे। उन्होंने मुझे मंच से नीचे उतरते ही गले लगा लिया। आज तूने सुमित्रा का कर्ज उतार दिया बेटी, आज तूने हम सबका सिर ऊंचा कर दिया। समारोह के बाद मैं वापस अपने गांव आई। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैला हुआ था। मैं अपने खेतों के बीच जाकर खड़ी हो गई। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, गीली मिट्टी की, फसलों की। मैंने नीचे झुककर एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपने माथे से लगाया। दादी की वह पुरानी पोटली अब मेरे घर के मंदिर में रखी थी। वह अब सिर्फ एक याद नहीं, एक विजय चिन्ह थी। मैंने महसूस किया कि दादी मेरे पास हैं, हवा के झोंकों में मुस्कुरा रही हैं। दादी, मैंने मन ही मन कहा, तुम कहती थी कि जब फूल खिलेंगे तो हम घर लौटेंगे। देखो, आज हमारे खेत में फूल भी खिले हैं और हम घर भी आ गए हैं। अब हमें कहीं नहीं जाना। यही हमारा स्वर्ग है, यही हमारा तीर्थ है। दूर कहीं मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। शंख बज रहा था। मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मेरे खाते में एक और निर्यात का पेमेंट आया था। एक हाथ में तकनीक और दूसरे हाथ में परंपरा। यही तो है मेरा नया भारत। मैंने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसा और फिर से काम में जुट गई, क्योंकि भारत रुकता नहीं है, भारत थकता नहीं है। और मैं भारत की बेटी हूं।